हेलो दोस्तों ये एसएससी जीडी 11 फरवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें ये सेट कंप्लीट आज हो जाएगा दोस्तों। जो भी बाकी बचे प्रश्न हैं वो सारे आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। एक सेट को कंप्लीट करने में मैं 3 वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाने पे आप लोग देख भी नहीं पाते एक अटैम्प्ट में, और बहुत लंबा वीडियो जो है वो मुझे भी बनाने में परेशानी होती है। तो मैं चाहता हूं कि शॉर्ट वीडियो ही 10 मिनट 15 मिनट का मैक्सिमम 20 मिनट का हो, जिसमें हम आपको अच्छे से कंसेप्ट समझा सकें। तो इसीलिए दोस्तों एक शिफ्ट का एक सेट में 25 क्वेश्चन है, जिसमें मैं 3 वीडियो बना रहा हूं। ये तीसरा वीडियो है 11 फरवरी 2019 का सेकंड शिफ्ट का। तो चलिए दोस्तों देर नहीं लगाते शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे गया होगा, ए अकेले किसी काम को 14 दिन में, बी अकेले उसी काम को 21 दिन में, ए तथा बी एक साथ मिलकर उस काम को शुरू करता है, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद चला जाता है, तो बी को शेष काम करने में कितना दिन लगेगा। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए किसी काम को, बिल्कुल ध्यान से कलम कॉपी लेकर रखिएगा, और जो भी कंसेप्ट मैं समझाऊंगा अगर आपको नहीं जानकारी हो या नया टेक्निकल अप्रोच मिले तो उसे ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसी से आप धीरे धीरे आपका सारे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, और एक दिन आपका बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझिए। ए अकेले एक काम को 14 दिन में करता है, और बी जो है वह 21 दिन में करता है। अगर ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन काम शुरू होने के 4 दिन बाद जो है वो ए चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल वर्क जो है वो 1 यूनिट होता है, लेकिन हम यहाँ पे टोटल वर्क जो है ऐसे प्रश्न में टोटल वर्क अपना से मानेंगे। तो ये टोटल वर्क अपना से क्या मानेंगे, तो इन दोनों से भाग लगने वाला मानेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम 14, 21 का एलसीएम आपका 42 वर्क हो जाएगा। तो हम टोटल वर्क 1 की बजाय 42 वर्क मानेंगे। अब बताओ कोई टोटल वर्क 14 दिन में करता है, यानी कि 42 वर्क 14 दिन में करता है, तो एक दिन में 14 या 42 3 वर्क करेगा, और ये 21 दिन में 42 वर्क करता है तो एक दिन में 2 वर्क करेगा। और क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि ये दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करता है, ठीक है, और एक काम शुरू होने के 4 दिन बाद चला जाता है, यानी कि 4 दिन तक ये दोनों एक साथ मिलकर काम करता है। तो हमें टोटल काम 42 करने हैं दोस्तों, और ए और बी दोनों मिलके 4 दिन तक काम करता है। तो एक दिन में काम 3 2 5 करेगा, ये एक दिन में 3 करेगा, ये एक दिन में 2 करेगा, तो दोनों मिलके करेगा तो एक दिन में 5 काम करेगा। तो 4 दिन तक ये दोनों रहते हैं, उसके बाद ना ए जाता है, तो 4 दिन में ये कितने काम कर लेंगे, तो 4 5 20 वर्क कर लेंगे। अब दोस्तों बचा कितना काम, तो शेष काम हमारा बचा, शेष बचा 42 में से 20 गया, 22 वर्क बचा। अब बताइए ए जब चला गया तो शेष काम को कौन करेगा, बी करेगा, और बी एक दिन में काम करता है 2 गो, तब 22 को काम करने में कितना दिन का समय लगाएगा, तो 2 से भाग दे देंगे तो 11 आएगा, यानी 11 दिन में शेष काम यह कर लेगा। तो क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा है वो देखिए, बी को शेष काम कितना दिन लगेगा करने में। तो शेष काम पूछा है बी को कितना दिन लगेगा, तो 11 दिन लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल बनेगा कि कुल काम समाप्त होने में कितना दिन का समय लगेगा। जब कुल काम पूछ देगा ना कि कुल कितना दिन में काम समाप्त हुआ, तो 11 दिन ये और 4 दिन ये, 15 दिन टोटल वर्क हो जाएगा। तो कुल काम समाप्त होने में 15 दिन लगेगा। लेकिन आपसे पूछा है शेष काम को बी कितना दिन में करेगा, तो 11 दिन में करेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कंसेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे गया होगा, एक ग्राफ गया होगा, आप लोग इसको ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। S1 S2 S3 S4 S5 6 7 तक उपयोग की गई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि चीनी की मात्रा को ना मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत रूप में है, यानी कि यह चीनी की मात्रा प्रतिशत के रूप में है। S1 S2 S3 का चीनी की मात्रा प्रतिशत के रूप में है। तो क्वेश्चन आपसे बोला है कि S5 और S3 का टोटल वजन 300 किलो है, यानी S3 और S5 को मिलाकर टोटल वजन हमारा 300 केजी है। तो बताना है कि इन दोनों में कुल कितना चीनी उपयोग किया गया है। तो दोस्तों इसमें तो ये S3 और S5 का अलग अलग वजन दिया नहीं है, दोनों को मिलाकर दिया है कि 300 है, और S3 का चीनी प्रतिशत है 16% और S5 का 22%। तो यहाँ S3
का अलग अलग पता रहता वजन कि S3 कितना मिठाई का वजन है, फिर S5 कितना है, तो इसका 16% निकालते चीनी, फिर S5 का 22% निकालते। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, अलग अलग मान नहीं दिया है S3 का और S5 का, दोनों का कुल दिया हुआ है, इसलिए हम इसका अलग अलग 16% 22% नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ चीनी का उपयोग हम क्लियर नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ज्ञात नहीं किया जा सकता आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग जो है ना S3 और S5 का अगर मान दिया रहता, यहाँ 300 kg जो दिया है दोनों को मिलाकर अलग अलग दिया रहता, तो हम S3 का मान लीजिए 50 kg दिया रहता तो हम 50 kg का 16% निकालते, और ये 250 किलो रहता तो 250 का हम 22% निकालते, और तब चीनी का मात्रा अलग अलग निकाल के दोनों को जोड़ के बता सकते थे। इसलिए दोस्तों ये डाटा अपर्याप्त है, इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता आंसर होगा। आप समझ गए होंगे दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, एक कुर्सी तथा एक टेबल का अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है। यदि कुर्सी तथा टेबल पर संयुक्त छूट 26% है तो टेबल पर कितना छूट दिया गया होगा। ये दोस्तों ना एलिगेशन पे बनाएंगे इसको, देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। एक कुर्सी है यानी चेयर मान लिए, और एक टेबल है, तो इसको ये टेबल हो गया। दोनों का अंकित मूल्य दिया हुआ है 2:3। अंकित मूल्य दोनों का 2 अनुपात के रूप में है। ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन यह अनुपात के रूप में, इसी को हम ओरिजिनल मान लेंगे। अब देखिए, कुर्सी पर 20% की छूट मिली, यानी इस पे आपको 20% का छूट मिला, और टेबल पर छूट आपसे पूछ रहा है, हमें नहीं पता कि कितने % का छूट है, लेकिन टोटल पर छूट जो है वह 26% का दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब ये दोनों अलग अलग छूट हो और एगो टोटल छूट 26% का जो दिया हो, तो दो एक ही जाति का अलग अलग मान दिया हो और उसी जाति का संयुक्त मान दिया हो, तो उस संयुक्त वाले को बीच में डालते हैं टोटल वाले को, और एलिगेशन मेथड लगाते हैं। ऐसे एलिगेशन लगता है। तो दोस्तों एलिगेशन लगेगा ना, तो इन दोनों, इसमें से इसको घटाया जाता है, फिर इसमें से इसको घटाकर यहाँ लिखा जाता है, और जो रेशियो आता है ना वो ये रेशियो के बराबर होता है। तो अभी देखिए दोस्तों, 20 और 26 का अंतर लेंगे तो यहाँ 6 का आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई डाटा है नहीं कि हम इसका अंतर लें, ठीक है। तो अब भी हम क्या करेंगे, ये 6 बना ना, तो देख लीजिए कि ये और ये दोनों रेशियो बराबर है, यानी यह 3 है तो ये 6 है, तो ये जरूर 3 बनेगा, यानी कि यह 3 का कितना फोल्ड है, तो 2 फोल्ड है। तो यहाँ पे भी 2 फोल्ड करेंगे, तो 2 का 2 फोल्ड, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बराबर है, तो ये अगर 3 है तो ये 2 है, अगर ये 6 बनेगा तो ये दुगना होगा, तो ये भी दुगना होगा, तो ये 4 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 आएगा। अब बताइए दोस्तों, इसका अंतर तो 6 का था, ठीक है। तो एक बार ध्यान देना, ये जो बीच वाला डाटा है ना, ये बीच वाला परसेंटेज है, एक बार इसमें से ये घटाता, अगला बार ये जो है ना खुद घटेगा इसमें से, ठीक है। ये डाटा ऐसा होता है, जो इससे बड़ा है तो इससे छोटा होता है, यानी इन दोनों के बीच वाला डाटा होता है, इसीलिए इससे ये बड़ा है तो इसमें से ये घटेगा, इससे जरूर ये छोटा होगा, तो इसमें से ये घट के 4 आया होगा। इसका मतलब कि ये जो अंतर है वो 4 का हमारा आया, तो ये 26 है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे कि ये घट के 4 आएगा, तो यहाँ पे 30 डालेंगे, तो 30 में से 26 घटेगा तो 4 आ जाएगा दोस्तों। देखिए, तो ये आपका 30 आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरे पर टेबल पर जो है 30% की छूट दिया गया होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन जो एलिगेशन नहीं पढ़े होंगे उनको ये नहीं समझ में आया होगा, इसलिए आप सब्र कीजिए, हम आपको एक और मेथड से आपको बताते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक मेथड, जैसे मान लीजिए कि एक कुर्सी और एक टेबल का अंकित मूल्य 2 और 3 है, ठीक है। अब ये दुकानदार कुर्सी पर 20% का छूट देता है। ध्यान दीजिएगा, ये अंकित मूल्य कुर्सी पर 20% का छूट दिया, तो मान लीजिए कि ये रेशियो के रूप में, तो हमने इसको x लगा लिया, मान लिया, तो कुर्सी जो है वो हमारा 2x है, ये अपने आप में 100% है, ठीक है। अब ये इस पर 20% की छूट मिलता है, तो ये अपने आप में 100% है, 20% का छूट मिला तो हमारा ये कितना हो गया, 80% हो गया, तो 80/100 हो गया, ठीक है। प्लस दूसरा 3 है, तो हम 3x इसको मान लिए, तो 3x जो है टेबल का है, उस पर हमको कितना % का छूट मिला तो हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया 100 - x/100, क्योंकि छूट मिल रहा है तो 100 में से घटाए हैं। देखिए यहाँ 20% का छूट है ना, तो 100 में से 20 घटाए हैं तभी 80 आया है। अब यहाँ तो नहीं पता है, तो 100 में से x हम माने हैं, तो 100 में से x घटेगा तो 100 - x यहाँ पे हो जाएगा। और यह टोटल छूट जो है, टोटल पर छूट, तो टोटल कितना है मेरा 2x और 3x 5x है यहाँ, और टोटल
टोटल पर छूट मेरा दिया हुआ है 26%, तो 100 में से 26 यहाँ घट जाएगा तो 74% हो जाएगा दोस्तों। यही टोटल छूट के ये बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों का जो योग है वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्यूशन करिए, आपका पक्का दोस्तों x का मान यहाँ 30 आएगा। देखिए हम जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं हम आप लोगों को। देखिए 100, इसको काटिए मत क्योंकि यहाँ पे कटने वाला है नहीं, इसीलिए आप इसको मत काटिए, और यहाँ भी नहीं कटेगा तो 100 कट जाएगा। हम इसका एलसीएम लेते हैं, 100 का लघुत्तम 100, ये भाग लगेगा तो एक मरतबे ऊपर जो है वही लिखाएगा, तो 80 दूनी हो जाएगा हमारा 160 प्लस ये 100 भाग लगेगा तो एक में इससे गुना होगा तो वही के वही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x और 3x। यहाँ पे ना दोस्तों इसको x मत मानिए क्योंकि यहाँ भी हम x मान लिए, तो ये दूसरा ये x घटने वाला है और ये x लगाने की जरूरत नहीं है, इसी को आप ओरिजिनल मान लीजिए ना। 3 और 2 यहाँ पे 5 रखने दीजिए, ये x हटा लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो 80 दूनी आपका हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा आपका 3 से हो जाएगा आपका कितना 300, अब माइनस में हो जाएगा 3x। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रेशियो है तो x तो कट ही जाएगा ना सब में से, इसीलिए आप इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, तो देखिए ये 300 माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में हो जाएगा दोस्तों ये तो 100 है ही, इसको हम क्या करेंगे कि 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 सत्ते 35 2 37 370। अब देखिए नीचे 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस 300 है 100, 460 माइनस 3x बराबर में हो जाएगा 370। ये 3x उधर जाएगा और 370 इधर आएगा तो 460 माइनस 370 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको दिखा देते हैं, नीचे शायद दिखाई नहीं देगा आपको, तो देखिए 3x बराबर ये 0 में से गया 0, यहाँ बचा 16 में से 7 गया 9 और ये 3 3 0। अब 3x बराबर 0 तो x बराबर हमारा 30 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ 30% की कमी हो जाएगी, यही आपका उत्तर होगा दोस्तों। तो अब तो समझ में आ गया होगा, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप इसको नहीं समझ पाए हैं तो आप इससे बना सकते हैं, लेकिन देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा और इससे आपका समय बच जाएगा। इसीलिए आप कोशिश करिएगा इसको समझने का, एक बार में ना आए तो आप पीछे बैक जाकर आप ठीक से इसको समझिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कंपनी में अभियंता की संख्या हर 2 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी कि दुगनी होने में 2 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, तो कितने समय में अभियंता की संख्या मूल संख्या का 1024 गुना हो जाएगा? तो अगला सवाल है दोस्तों, ये 2 गुना होने में अगर 2 वर्ष का समय लेता है तो 1024 गुना होने में कितना वर्ष का समय लेगा? अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे दोस्तों तो आप क्या सोच करिएगा कि यहाँ जो व्हाट लगा है उसके सामने वाले को गुना में रख दीजिएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, छोड़िए ऐसे भी मत करिए, सीधे देखिएगा ना ऐसे प्रश्न में कि गुना वाले को आप बाएं तरफ दोनों को लिख दीजिएगा, एगो का वर्ष दिया रहेगा, एगो का पूछेगा, तो आप 2 के पावर में इसको चेंज करके देखिएगा कि 2 का हम कितना पावर करेंगे कि 1024 आएगा। तो 2 का पावर 5 करने पर 32 आता है। 32 का स्क्वायर 1024, यानी कि 2 का पावर 5 ओकर पावर स्क्वायर का, तो 5 दूनी 10, यानी 2 के पावर 10 करेंगे ना तो आपका 1024 आ जाएगा। आप अपने उंगली पे भी गिन सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऐसे करके आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम कैसे 10 लाए हैं, तो देखिए 2 के पावर 32 के स्क्वायर होता है आपका 1024, 32 को मैंने चेंज कर दिया 2 के पावर 5 में, उसका पावर 2, तो पावर पे पावर गुना हो जाता है, तो 5 दूनी 10, इसलिए 2 के पावर 10 हम लिखे हैं। इस तरह से हम जल्दी से कर लिए हैं। और जो पावर होगा ना दोस्तों इसमें गुना करा दीजिएगा, आपका हो जाएगा। माने इसके फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे, 2 के फॉर्म में 1024 को चेंज करेंगे, जो भी पावर आएगा पावर से इसमें गुना कराएंगे, 10 दूनी 20 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया आंसर इसका। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि A/B बराबर 5/8, B/C बराबर 11/13, यानी A/B बराबर 5/8 और B/C बराबर 11/13 है। यदि A का मान हमारा 110 दिया है तो आपसे C का मान पूछा जा रहा है। बहुत आसान है, आप क्या करेंगे कि ये दोनों B को बराबर कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही आदमी है, लेकिन इस घर में है तो 8 बन गया, इस घर में 11, तो इसको बराबर करेंगे। इसको बराबर करेंगे ना तो ABC निकालने के लिए हमारा A, B और C निकालना है, तो इसको बराबर करने के लिए इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे, यानी कि 11 से इसमें गुना
गुना करेंगे और 8 से इसमें, तो अपने आप ये 11 8 88 ये भी 11 8 88 हो जाएगा। लेकिन रेशियो का नियम होता है कि इसमें जब गुना करेंगे तो काम है इसमें गुना करना, लेकिन इसमें भी करना पड़ेगा, दोनों में किया जाता है। तो 11 5 55, 11 8 88, ये 8 से करेंगे तो 11 8 88 और 13 8 104। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, उस समय a का मान 55 और दोनों b के बदले 1 b लिखेंगे और ये हो जाएगा 104। अब देखिए a का मान 110 है, यानी कि ये 55 बन गया 110, तो यह कितना फोल्ड है? तो 55 अगर 110 बनता है तो ये 2 फोल्ड है, तो ये सब 2 फोल्ड होगा, क्योंकि रेशियो में बराबर संख्या से गुना, अगर ये दुगना तो सब दुगना। तो आपसे c पूछा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, c के लिए आप इसको 2 से गुना करिए, 208 हो जाएगा 104 दूनी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर c हो जाएगा दोस्तों, 208। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला एक ग्राफ गया होगा आपके स्क्रीन पर, ग्राफ को पहले चार्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 7 क्रमागत वर्ष है, y1 y2 y3 से लेकर y7 तक है। उसमें व्यय से राजस्व का अनुपात दिया हुआ है, यानी y1 का आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट जो 80 दिया है मेरे भाई, वह व्यय से राजस्व का है, मतलब कि ऊपर दिया है व्यय और नीचे दिया है राजस्व। अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है ना, एक मैं समझा दे रहा हूँ, सबको वैसे ही समझिएगा। पॉइंट 80 माने 80 है, तो यहाँ पे बट्टा में पॉइंट हटाएंगे तो 100, यानी राजस्व आपका 100 है और खर्चा क्या है? 80 होगा। यही आपको समझना है। अगर पॉइंट 75 है तो बट्टा में 100 करेंगे तो राजस्व 100 और खर्चा आपका क्या होगा? 75। ये समझ के चलेंगे, व्यय से राजस्व का मतलब यही होता है। तो आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष का सबसे ज्यादा होगा, तो एक हम कंसेप्ट बताएंगे ना, उसी से आपका सब क्लियर हो जाएगा। देखिए राजस्व का मतलब होता है राजस्व बराबर व्यय माने खर्चा जोड़ लाभ, यानी जो भी आपने खर्चा किया और जो आपको प्रॉफिट हुआ, दोनों को इकट्ठा करे तो उसे राजस्व बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप ही बताइए मेरे भाई, तो यहाँ लाभ बराबर अगर बोला जाए तो राजस्व माइनस व्यय हो जाएगा, राजस्व माइनस में आपका खर्चा हो जाएगा, यानी टोटल पैसा में से खर्चा घटाएंगे तो लाभ पता चलेगा। क्वेश्चन बोला है कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष अधिक होगा, तो कौना वर्ष फायदा होगा, तो बताइए। सब में पॉइंट लगा हुआ है, ठीक से देखिए ग्राफ में आपके दिख रहा होगा कि सब में पॉइंट लगा है, यानी सबके बट्टा में 100 है, यानी कि राजस्व सबका बराबर है, 100 रुपया है। अब बताइए, ऊपर सबका खर्चा है, तो बताइए तक कि पैसा जो है नीचे का सबका बराबर है, पैसा मिला सबको बराबर है, और खर्चा जो है जो सबसे कम करेगा इस 100 रुपया में से, सबसे कम जो खर्चा करेगा वही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि कम खर्चा करेगा तो पैसा ज़्यादा बचेगा, उसके पास ज़्यादा बचेगा तो वही तो लाभ होगा। तो लाभ जो है वह सबसे अधिक किसका होगा, तो जो कम खर्चा किया होगा। तो सबसे कम किसका है, देख लीजिए, ऊपर वाला मान खर्चा का है 70 बट्टा 100, पॉइंट 70 जो है वो देख रहे हैं कि सबसे कम है, यानी कि पॉइंट 70 जो है यानी बट्टा में 100 है, यानी 100 रुपये मिला, उसने 70 ही खर्चा किया, तो सबसे ज़्यादा इसको पैसा बचेगा, वही इसका लाभ होगा। तो मेरे ख्याल से Y5 का जो है अधिकतम जो है वो लाभ प्रतिशत होगा, Y5, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये नहीं जानते हैं तो इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। ये हर चैप्टर में हम देख रहे हैं, हर सेट में एक नज़र आ रहा है हमको इससे सवाल, एक नहीं दो दो कभी कभी देख रहे हैं दोस्तों, तो ये बहुत सी इंपॉर्टेंट्स है। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ जाती है तो उसके परिमाप में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक वर्ग की भुजा यानी ए 20% की वृद्धि होती है तो उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? कभी कहा देता है उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कभी कहा देता है उसके विकर्ण में कितने परसेंट की वृद्धि। ये 3 तरह के सवाल आपको पूछेंगे। यहाँ पूछा है परिमाप में, तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्रतिशत वृद्धि का बात बोलेगा, अब परिमाप में वृद्धि पूछेगा, भुजा में वृद्धि हो गया तो परिमाप बराबर फॉर्मूला पहले देखिएगा कि क्या होता है, तो 4 गुने भुजा होता है। आप ही बताओ मेरे भाई, क्या यह 4 में कभी वृद्धि होगी? ये तो फिक्स डाटा है, तो 4 ऐसे ही दिया है। अगर यहाँ भुजा में वृद्धि हुई 20% का तो परिमाप 4 गुने भुजा होता है, इसमें तो वृद्धि होगी नहीं, तो ए में वृद्धि होगी, और ए में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो 20% की ही वृद्धि होगी। यहाँ पे भी सिंगल में ए ही है, इसके साथ 4 जो लगा है उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, यानी कि जो भुजा में वृद्धि होगी वही परिमाप में वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। कितने लोग सोचते हैं कि 20% वृद्धि तो 20 में 4 से गुना करके 80% वृद्धि कर देते हैं, जो कि गलत उत्तर उनका हो जाता है। इस
इसलिए जब भी ध्यान दीजिएगा कि यार परिमाप 20% वृद्धि बोले ना, तो भुजा में जो वृद्धि होता है वही परिमाप में वृद्धि, और वही विकर्ण में भी होगा, क्योंकि विकर्ण भी √2 गुने भुजा होता है। √2 तो यहाँ फिक्स डाटा है, यहाँ भी भुजा ही दिख रहा है सिंगल, इसलिए यहाँ भी 20% की ही वृद्धि होगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। गुना वाला भी सवाल करता है कि अगर भुजा दुगना कर दिया गया, किसी वर्ग की भुजा दुगना, तो परिमाप कै गुना हो जाएगा? तो ये तो कभी बदलेगा नहीं, तो ये भी दुगना ही होगा, क्योंकि सिंगल ही ए है, ये दुगना हुआ तो ये भी तो ए ही है एक तरह से, तो ये भी दुगना ही होगा। तो यानी प्रतिशत वाला बोले, गुना वाला बोले, तो जो भुजा में वृद्धि होगी वही परिमाप में होगा। जितना गुना भुजा होगा उतना ही गुना परिमाप होगा, और उतना ही गुना विकर्ण होगा, या उतना ही प्रतिशत विकर्ण में भी वृद्धि होगी। इस बात का ख्याल रखेगा। अब आते हैं हम क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 2a है। जब 2a होंगे ना, तो एक में 20% की वृद्धि होगी, तो दूसरे में भी 20% की वृद्धि होगी। अगर ये क्षेत्रफल बोले तब कैसे बनाएंगे, कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तब ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। 100 मानकर बनाएंगे। पहले मान लिया मैंने कि उसका क्षेत्रफल 100 है, अब 20% वृद्धि बोला है, तो 120/100। दो बार अगर क्षेत्रफल का मतलब 2 डाटाएं हैं, तो 120/100, दोनों बराबर ही है, इसीलिए 120/100 एक बार और 120/100 करेंगे। ये 2 0 से 2 0 काटेंगे, ये 2 0 से 2 0 काटेंगे, बार बार यहाँ 144 हो जाएगा। 100 से 144 देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, 44% ज़्यादा है, यानी कि उसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी। इस तरह से इसको बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि P/Q/R बराबर 5:3:6 है, तो P/Q रेशियो Q/R रेशियो R/P का मान क्या, अनुपात क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, P का मान यहाँ 5 दिया है और Q का मान यहाँ 3 दिया है, तो 5/3 पूछ रहा है। फिर Q/R यानी 3/6, फिर R/P यानी 6/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी का क्या करना है, इसी का रेशियो निकाल देना है। तो देखिए ये नीचे वाला किसी तरह हटना चाहिए, तो नीचे वाला को ना हटा देंगे, जो रेशियो आएगा मैंने सीधा कर देना है, बट्टा को हटा देना है। बट्टा को हटाने का 2 नियम होता है। एक नियम होता है कि इन तीनों का एलसीएम ले लो, 3, 6, 5 का एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लेंगे तो 3, 6, 5 का एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। तो 3 अब प्रत्येक से यहाँ पे एलसीएम में भाग लगाएंगे, तो 3 से भाग लगाएंगे बट्टा के जोड़ जैसा, तो 3 दहा 30, 10 मरतबे आया, उसमें 10 में 5 से गुना करेंगे, 10 5 50, फिर 6 5 30, 5 मरतबे गया, 5 3 15, फिर 5 6 30, 6 6 का 36। ये आपका सीधा हो गया, नीचे जो है वो टोटल हट जाता है एलसीएम लेने के बाद। तो बट्टा के जोड़ जैसा करेंगे, तीनों का एलसीएम, अब प्रत्येक से भाग, जितना मरतबे हो ऊपर वाले में गुना, इसी तरह से सबका करेंगे। आपका जो रेशियो लास्ट में बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है, 50 15 36, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और मेथड मैं बोला था कि एक एलसीएम मेथड से आप इसको नीचे वाले को हटा सकते हैं और एक झांप विधि से हटा सकते हैं। कौन सा विधि? झांप विधि। तो देखिए कैसे झांप विधि का इस्तेमाल करेंगे वो देखिए, इसको झांपिए, नीचे को, इसको हटाना है तो बाकी दोनों नीचे वाले को गुना कराइए। तो 6 5 30, इन दोनों को गुना कराएंगे तो 6 5 30, जिसको झांपे हैं इसमें उसके बाद गुना, तो 6 5 30, 30 5 150, यहाँ पे लिख देंगे हम 150। फिर हम यहाँ पे इसको झांपेंगे, बाकी इन दोनों को गुना कराएंगे झांप के, तो 5 3 15, आज जिसको झांपे हैं उसमें ऊपर गुना, 15 3 45, तो ये आपका हो जाएगा 45। फिर हम इसको झांपेंगे, बाकी इन दोनों को गुना कराएंगे, 6 3 18, 18 में 6 से गुना 108। अब कहेंगे सर आंसर तो नहीं मिल रहा है। मिल रहा है दोस्तों, इसमें से 3 कॉमन कढ़ाएगा, कटेगा तो काट लिया जाता है। तो काटोगे 3 से तो 50 3 150, 15 3 45, और ये 36 3 108। देख लो आपका 50 15 36, यही आपका आंसर होगा। तो मैं तो कहूँगा कि ये बेटर है आपके लिए, एलसीएम ले लीजिए, एक लाइन में आ जाएगा। झांप विधि कभी कभी अच्छा लगता है, झांप विधि भी, लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप लेना पड़ रहा है, तो जो अच्छा लगे उस मेथड का इस्तेमाल करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अब इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन आपका ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास के फॉर्मूले से बनने वाला है। 5/2 का 5/4 माइनस 2 का 1/7 भागा 1/7, ये है। इस क्वेश्चन को पॉज कर दीजिए अभी वीडियो, और इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और उसके बाद फिर
देखिए मिलाइए कि सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, बोर्ड मास का फॉर्मूला कहता है ना, बोर्ड मास कि B फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का काम करो, O फॉर ऑफ माने का काम करो, फिर उसके बाद D फॉर डिवीजन भाग का काम करो, फिर M फॉर मल्टीप्लिकेशन गुना का, फिर A फॉर एडिशन जोड़ का, S फॉर सब्सट्रैक्शन घटाव का काम करो। अब देखो इसमें से जो ये पहले आया ना उसका पहले काम, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। अभी यहाँ देखो, यहाँ कोई ब्रैकेट वगैरह है नहीं। ठीक है, यहाँ ऐसे ब्रैकेट है, अंदर तो नहीं है, तो अंदर नहीं है तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, ब्रैकेट नहीं है तो का है। पहले का काम करेंगे तो 5/2 का माने गुना, तो पहले ये गुना, ये जो है वो गुना वाला नहीं है बल्कि ये का वाला है, इसलिए पहले गुना करा देंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा यहाँ। तो हम लिख देंगे 25/2, 5 × 5 = 25/2। अब भागा है तो भागा में अगर 4 हो, 4/1 हो, इसको गुना में अगर चेंज करें तो 1/4 हो जाएगा, और माइनस ये 2 का गुना, तो पहले इसको ये गुना भागा से छोटा वाला नहीं है, का वाला है, इससे बड़ा है, इसलिए पहले गुना करा दो, आइए तब भाग का क्रिया करेंगे। तो 2 × 1 = 2 और 2/7। अब भागा है, इसको गुना में चेंज करें हम तो ये वाला पलट जाता है तो 7/1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 25/8, 25 से कम 25/8 माइनस 7 7 खत्म, 2 हो जाएगा। अब 8 दूनी 16, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है तो गुना हो जाता है, 8 दूनी 16, 25 - 16/8, 25 में से 16 गया, 9/8 हो जाएगा आपका। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा दोस्तों। तो आज ये 11 फरवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर किसी तरह का कोई समझने में अगर आपको दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं अगले वीडियो में उसका ज़रूर आपको सॉल्यूशन करके बता दूंगा। अगर आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसी तरह से कंटिन्यू रखें और मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और अगर पिछले वीडियो मेरा आप नहीं देखे हैं, आप नए हैं अगर, तो आप पीछे का वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, पीछे का टोटल वीडियो देख जाइए और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट्स कंसेप्ट लगे उसे आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो सके दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।